नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव का शंखनाद जल्द होने वाला है, क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के लिए आयोग तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना तैयार कर ली है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में किस दल की क्या तैयारी है। देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव की बारी। राजनीतिक दलों की क्या है तैयारी? विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है शहर की सरकार चुनने की। हरियाणा में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर आखिरकार अब जल्द ही तारीख सामने आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने जनवरी के शुरुआत में ही निकाय चुनाव की घोषणा करने और जनवरी और फरवरी तक चुनाव पूरा करवाने का दावा किया है। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी। हरियाणा बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर मेगा प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के दावेदारों को एक टास्क देने के साथ साथ चुनाव में जीत की प्लानिंग भी कर ली है। आज जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हम जल्दी करा रहे हैं। पर आ रही है इस बार मेयर के लिए, वो भी मेयर अच्छा है, वो आए ना मैदान में। कहीं ना कहीं सदमे से उबरने का कोई मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक की नगर निगम? जल्दी कराएंगे, मैंने कहा है, हमारी तैयारी है। शपथ के बाद से ही सीएम नायब सैनी कई बार नगर निकायों को लेकर बैठक कर चुके हैं। वहीं शहरों में व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दे चुके हैं। इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत भी निकाय चुनाव में बीजेपी की मजबूती का बड़ा फैक्टर होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने नगर निगम चुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। चुनाव तुरंत अभी होंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है और कुछ निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी होंगी। जैसे वो प्रक्रिया पूरी होंगी, सरकार चुनाव के लिए तैयार। तो दूसरी ओर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की अभी कोई युद्ध स्तर की तैयारी देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस अभी भी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन में उलझी हुई है। लेकिन हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाय चुनावों के बारे में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर अभी तक कांग्रेस में बड़े लेवल पर कोई मंथन नहीं हुआ। हालांकि विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस को निकाय चुनाव में फायदा मिल सकता है। निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के किस तरह से संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा बता देंगे आपको। बहरहाल हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की कांग्रेस के मुकाबले अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का शहरी सीटों पर प्रदर्शन अच्छा रहा। लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों को देखते हुए निकाय चुनाव में बीजेपी इसे फायदे के रूप में देख रही है। ऐसे में हरियाणा में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इन चुनाव में किस पार्टी का कितना दबदबा रहता है और कौन शहर की सरकार बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामराज शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र नेहरू, प्रवक्ता इनेलो, राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। शर्मा जी, क्या कुछ तैयारी है पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी तैयारी पूर्ण है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बूथ सत्र पर हम तैयार हैं। और जिस तरह से हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में हमारी सरकार बनाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, विदेश में हमारी धाक जमी है और धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, उन्होंने आशीर्वाद देकर तीसरी बार हमारी सरकार बनाई
और आदरणीय नायब सैनी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाई। आशा ही नहीं है, हमारे को पूर्ण उम्मीद भी है, जिस तरह से हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं और आगे भी हम जनता जनार्दन की सेवा करते रहेंगे और हमारे को आशा ही पूर्ण उम्मीद भी है कि जनता हमारे को ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 25-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और निकाय चुनाव में भी आप देखना ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम हर जगह भाजपा ही भाजपा, हर जगह कमल खिलेगा, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, भाई जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं और 24 घंटे जिस तरह से उनके दरवाजे 24 घंटे आम जन के लिए खुले रहते हैं। और मैं समझता हूं युवा शक्ति, महिला शक्ति, बुजुर्गों का आशीर्वाद जिस तरह से हमारे को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। और चाहे भर्ती हो, सबसे अहम मुद्दा होता है रोजगार। जिस तरह से हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, मेरिट के आधार पर हम नौकरियां दे रहे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसके पास में जींद तक का किराया भी नहीं, आज वो गस्टेड अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है, आदरणीय नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि हमने जो काम करवाए हैं उन्हीं काम के साथ हम विधानसभा चुनाव में भी जनता के बीच गए, निकाय चुनाव में भी जनता के बीच पहुंचेंगे। अग्रवाल जी, कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर? ज्योति जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, चैनल पर बैठे बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जो बातें आपके सामने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने रखी, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर भी बोलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके की बातें रख के उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हुआ है, वो अपनी उपलब्धि बता रहे थे केंद्र सरकार को लेकर। जबकि ज्योति जी, आपको भी पता है कि 2014 में डॉलर कितने रुपए का था और आज डॉलर कितने रुपए का है। देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है या कमजोर हुई है, मुझे इस बारे में कहने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं। क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2013 में ये कहा करते थे कि अगर किसी देश की करेंसी गिरती है तो उस देश का स्वाभिमान गिरता है, पैसा गिरता है तो स्वाभिमान गिरता है। आज डॉलर कितने रुपए का आ रहा है, 2014 में कितने रुपए का आ रहा था। उसके बाद कहते हैं कि विदेशों में हमारी धाक जमी है। हमारे देश से 1 दर्जन से ज्यादा लोग जनता का पैसा लेकर बैंकों के माध्यम से विदेश भाग गए। पैसा जनता का था, दिया बैंकों ने ठक्कर जा, वो विदेश भाग गए। आप एक भी भगोड़े को अब तक पकड़ के नहीं ला पाए, आप जनता के पैसे को उनसे वसूल नहीं कर पाए और बात करते हैं कि हमारी विदेशों में धाक जमी हुई है। अग्रवाल जी, मणिपुर जलता रहता है, ठीक है, सारी बातें इन्होंने कही, लेकिन आप शुरुआत तो कम से कम मुद्दे से कर लें। मैंने बहुत सुनिए मैंने बहुत सिंगल लाइन में बहुत स्पष्ट ये सवाल आपसे पूछा है, क्लियर ये पूछा है कि आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा। क्या सिंबल पर इस बार लड़ेंगे, निकाय चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर तो स्थिति साफ कीजिए ना। ज्योति जी, कम से कम मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप पक्षपात नहीं करती, कभी भी आप नहीं करती। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने जो मुद्दे गिनाए, क्या उन पर मैं उत्तर ना दूं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप उस पर उत्तर दे रहे हैं, लेकिन मेरी शुरुआत जो मुद्दा है, कम से कम मूल मुद्दे पर, मूल प्रश्न जो मैंने पूछा कि उस पर तो आप उत्तर दें। आपने एक वाक्य क्या, एक शब्द आपने मुद्दे पर नहीं बोला, आप इनकी बातों का उत्तर देने चले गए। शुरुआत तो इन्होंने कम से कम निकाय चुनाव को लेकर की थी ना, कि हम निकाय चुनाव को लेकर तैयार हैं, बूथ स्तर पर हमारी तैयारियां हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने तो बताया ही नहीं कि कांग्रेस क्या करने वाली है निकाय चुनाव को लेकर। आपने मेरे से प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने जो विषय रखा उसके ऊपर भी बोलना जरूरी था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए ज्योति जी, अगर, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी बोले। मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ, अब मैं उस बात को उठाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप विषय से भटक रहे हैं। मैं विषय से नहीं भटक रहा।
चंडीगढ़ में जिस तरह मेयर का चुनाव हुआ, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को रिटर्निंग ऑफिसर बना के बिठा दिया और उसने किस तरीके से मतपत्रों में घोटाला किया और उसने रिजेक्ट करके विपक्ष के मतों को और भाजपा का मेयर बना दिया। वो तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके उसको सजा मिली और वो फैसला बदला गया। अगर उसी तरीके से मेयर के और निगम के ये चुनाव अगर उसी तरीके से होने हैं तो बूथ मैनेजमेंट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बूथ मैनेजमेंट का सवाल है, मैंने आपको पहले भी बताया था ज्योति जी, देखिए विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में 20,500 के लगभग बूथ थे और विधानसभा में 19,800 के लगभग बूथ थे और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी 10,000 से ज्यादा बूथों पे चुनाव हारी थी। लेकिन अगर इनकी बूथ मैनेजमेंट की ये बात करते हैं तो बूथ मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीते। चुनाव तो ये जो जीते मैं उसको फिर उठाऊंगा, तो आप भी कहेंगी दिनेश जी ये ईवीएम का रोना कब तक रोगे। प्रश्न इस बात का है कि जब ईवीएम रखी हुई स्ट्रॉन्ग रूम में जहां ईवीएम रखी है, अगर आप सीसीटीवी कैमरे बंद कर देते हैं, आप लाइटें बंद कर देते हैं, आप टीवी की स्क्रीन बंद कर देते हैं, आपकी ईवीएम की बैटरी का बैकअप 99% आता है, तो सवाल तो उठेंगे ज्योति जी। अगर उसी तरीके से चुनाव होना है तो इनको बूथ मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है। अपना चुनाव आयोग इनका है, सरकार इनकी है, ये जो मर्जी घोटाला कर लेंगे। लेकिन अगर ये फेयर चुनाव हुआ, अब सुनिए ज्योति जी, अगर फेयर चुनाव हुआ तो मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं आप सुनिए। अंबाला के अंदर जो सीवरेज की व्यवस्था है, अंबाला थोड़ा लोअर पॉइंट पे जाता है, वहां सीवर इतना ओवरफ्लो रहता है, आप जाके, आपके पास तो बहुत रिपोर्ट है ग्राउंड जीरो के लिए, आप वहां की स्थिति का आकलन कीजिए। फरीदाबाद के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला निगम के अंदर हुआ। राज्य सरकार की मर्जी के बिना निगम में घोटाला नहीं हो सकता ज्योति जी। और करनाल के अंदर एक टाइलीकरण चल रहा है इस समय, जिसमें 930 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। ऑलरेडी जो टाइल लगी हुई है वो बहुत बेटर पोजीशन में है, उनको बदला जा रहा है। और देखिए हास्यास्पद क्या है ज्योति जी, ये कहा जा रहा है कि पहले जो टाइलें लगी हुई है वो ISI मार्क नहीं है। जब वो टाइलें लगी थी उस समय आपने ये बात क्यों नहीं जांच की? अगर ISI लगनी थी तो आपने बिल पास कर दिए, उनको पेमेंटें कर दी। अब आप कह रहे हैं कि वो ISI नहीं है इसलिए उनको उखाड़कर नई टाइलें लगवाई जा रही है। 930 करोड़ रुपया ये जनता का पैसा जा रहा है, जनता की जेब से जा रहा है। रही चलिए बात मैं ये- इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आप ये कह रहे हैं अगर जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी हुई, या फिर आप चंडीगढ़ निगम का हवाला दे रहे हैं, अगर वैसा ही कुछ होना है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, हम मैदान में नहीं उतरेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम मैदान में नहीं आएंगे ज्योति जी, ये मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा अगर उसी तरीके से चुनाव होना है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर बूथ मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, फिर तो घर ठीक है। बैठे चुनाव जीतेगी। लेकिन अगर फेयर चुनाव होता है तो जनता के मुद्दे इतने मुद्दे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी। मैं वही बता रहा हूं, आप सीवरेज की हालत देखिए। चलिए आप मैं लाइटों की व्यवस्था रेड्डी साहब को देखिए। चर्चा में जोड़ रही हूँ। विजेंद्र जी, इनेलो का क्या स्टैंड रहने वाला है निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि बीजेपी तैयारी कर रही है, कांग्रेस ठीक है अपने विधानसभा की हार को लेकर मंथन अभी तक कर रही है, इनेलो का क्या कदम रहेगा? ज्योति जी, सर्वप्रथम तो मैं उन सभी निकाय निवासियों को जो जिनमें इलेक्शन की घोषणा जल्दी होने की संभावना बनी है, जिस प्रकार से उनको निर्देशित किया गया अधिकारियों को चुनाव की तैयारी के लिए, लेकिन अभी उम्मीद है कि हो जाएंगे चुनाव, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिर वो घड़ी आई है जब सरकार की आंखें खुली है और सरकार ने सोचा है कि वहां के लोकल जो जनप्रतिनिधि होती है, जो छोटी सरकारें होती है, उनका गठन किया जाए। क्योंकि कई जगह तो हमारी जो ना 2020 से भी खाली है, 22 से भी खाली है, और मानेसर तो एक ऐसा निगम है जहां बनने के बाद अब तक चुनाव ही नहीं हुआ है। तो इन सभी लोग 34 निकायों के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और सभी शांतिपूर्ण ढंग से तैयारी करें और चुनाव लड़ें। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात है ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पूरा प्रदेश ही नहीं देश जानता है कि संगठन के मामले में और अनुशासन के मामले में यदि हरियाणा प्रदेश में कोई राजनीतिक दल है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही मानी जाती है। और संगठन के बारे में तो हमारा एक बिल्कुल इतिहास में भी नाम है कि संगठनकर्ता यदि कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे कि हमने पहले चुनाव लड़े थे,
जिसमें हमने चेयरमैन का चुनाव और मेयर का चुनाव सिंबल के ऊपर लड़ने का काम किया था। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ये दोनों चुनाव तो सिंबल पर पार्टी लड़ने का काम करेगी। संभावित मतलब मुख्य तौर पर ज्यादा संभावना है कि हम चुनाव पर लड़ेंगे, लेकिन इसके जल्दी एक बैठक बुला करके इसका फैसला लिया जाएगा, क्योंकि डेट आज ही आई है, संभावित डेटें आज आई है, तो जल्दी फैसला लिया जाएगा। लेकिन मेरा जहां तक विचार है कि मेयर का और चेयरमैन का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। और जहां तक पार्षदों की बात है, पार्षद जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से उनको खुली छूट देने का काम करेंगे। वो अपने चुनाव पर हमारे निशान पर लड़ना चाहेंगे तो निशान दिया जाएगा, और खुले रूप से लड़ना चाहेंगे तो खुले रूप से भी उनको लड़वाने का काम किया जाएगा। पूरी मजबूती के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन चुनाव में उतरेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का हम काम करेंगे, और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन इन चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से इसको थोड़ा सा इस चुनाव को मैं विधानसभा से जोड़ना चाहूंगा, प्रदेश के लोगों के से साझा करना चाहूंगा कि विधानसभा में और लोकसभा में कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने एक मन बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है और वो उसको हटा सकती है। अब वो भ्रम का जाल जो है ना टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है, इनके आगे खड़ा होने में सक्षम नहीं है, इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। जब प्रदेश की पूरी जनता ने मन बनाया कि कांग्रेस को हम सक्षम बनाएंगे, तब भी ये सक्षम नहीं बनी। तो मुझे ऐसी उम्मीद और भरोसा और विश्वास है हरियाणा प्रदेश के निवासियों से कि अब वो भ्रम उनका टूट गया है और अब वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करने का काम करेंगे। क्योंकि यदि आज के दिन प्रदेश में यदि कोई तीसरे नंबर की पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, ये आंकड़ों के आधार पर सब जानते हैं। और क्योंकि बीच वाली जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, और इतनी कमजोर है कि उनके मुंह में आया हुआ जो शासन था उनको भी छीन लिया गया है। कांग्रेस कहाँ कमजोर है? मुख्य विपक्षी पार्टी जब है, आज वोट शेयर अभी में आप 2% देख लीजिए, में कोई खास फर्क नहीं रहा बीजेपी और ज्योति कांग्रेस जी, में। आप 2 विधायकों के साथ कैसे 37 विधायकों वाली मुख्य विपक्षी पार्टी को कमजोर बता रहे हैं? और तीसरे नंबर की तो कोई बात ही नहीं है। पहले और दूसरे में देखिए, इतना जो पिछले टफ मुकाबला रहा कि तीसरे आप जानते ही नैलो की क्या स्थिति है। दिल बहलाने के लिए आप कुछ भी बोलते रहे, आप भी जानते हैं स्थिति क्या है। एक्सप्लेन कर वो स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन करने का काम किया कि प्रदेश की जनता ने कहीं ये मन बनाया था कि कांग्रेस के पास 30 विधायक है और बड़ी सेकंड पार्टी है वो प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम हो सकती है यदि प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हो। प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी हुई, भरपूर तरीके से खड़ी हुई, लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में नाकामयाब रहे। इसलिए प्रदेश की जनता ने सोच लिया कि कांग्रेस कभी भी इनके समक्ष खड़ा होकर के एकजुटता के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती, ये अपने घर की लड़ाई लड़ ले वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए अब हमें उम्मीद और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ ठीक है, मैं जादव जी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। इन चुनाव में हमारे को बहुत बड़ी आशीर्वाद मिले। जादव जी कैसे देख रहे हैं तमाम पार्टियों की स्थिति को? बीजेपी बहुत क्लियर के चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ती रही बीजेपी सिंबल पर। कांग्रेस अभी हार का मंथन कर रही विधानसभा चुनाव का। इनेलो पिछली बार के चुनाव का हवाला दे रहे हैं रेड्डू साहब की हम चेयरमैन और जो मेयर के चुनाव के वो सिंबल पर लड़ सकते हैं। पार्षद के लिए हो सकता है कि हम समर्थन दें, वो उम्मीदवारों पर डिपेंड करता है। तो कैसे देख रहे हैं तमाम दलों की स्थिति को? देखिए 2022 से जो है 2 चुनाव जो निगमों के और दूसरी लोकल बॉडीज के लंबित चल रहे थे, और कानून में प्रावधान ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए सीट खाली होने के बाद, जो पार्षद की सीट खाली होती। और चुनाव जो है इतना डिले हो गए, और वो भी हाई कोर्ट के दखल पर और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहे चुनाव। एक प्रेशर है न्यायिक आदेश का। चलिए, लेकिन ठीक है, अब जो भी क्षेत्र हैं, जो भी लोकल बॉडीज के एरियाज हैं, वहां समस्याओं के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज की वो है, साफ सफाई, सड़कें, ये वो जो भी लोकल बॉडीज स्थानीय सरकारें जो भी काम करती है वो सारे काम लंबित चल रहे हैं। लोगों की समस्या है। आज ही गुड़गांव में मुख्यमंत्री जी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जो उसमें जो मुद्दे आए हैं, सीवरेज के आए मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी आए, खासतौर से सीवरेज के आए, तो स्थानीय सरकारों का काम है। चलिए, चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सभी दलों को मैं समझता हूं कि जो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस तो अभी जब लगातार जो है फैक्ट फाइंडिंग में ही लगी हुई है कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ,
लेकिन अब उनको निकलना चाहिए, वो तो गुजर चुका है चैप्टर। कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस जाने की तैयारी कर रही। चलिए वो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है तो निचली इकाइयों के, जो निचली स्थानीय सरकारों के जो चुनाव होते हैं उसमें जरूर पार्टिसिपेट मजबूती के साथ करना चाहिए और सिंबल के साथ ही करना चाहिए। परिणाम कुछ भी हो, छुपाने से क्या फायदा, लेकिन उससे जो है आपको मतदाता आकर्षित होता है, कार्यकर्ता सक्रिय होता है। जहां संगठन नहीं है आपके पास, वहां भी एक तरह का संगठन जो है पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जो चुनाव लड़ते हैं आपके पार्टी के जो प्रत्याशी, वो अपने लेवल पर जो है अपनी टीम बनाते हैं, तो सक्रियता एक पैदा होती है। तो अब कांग्रेस को विशेष ध्यान देना है। अब कांग्रेस के पीछे तो आप देखिए कि क्षेत्रीय दलों ने किस तरह से लामबंद होना शुरू कर दिया है कि वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को मिलना चाहिए, उसमें लालू यादव भी समर्थन कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रीय दलों की लामबंदी है। वो कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस के उठाए मुद्दों का समर्थन नहीं कर रहे। भगवतम अडानी का मुद्दा राहुल गांधी इंपोर्टेंट बता रहे हैं, लेकिन वो जो है ममता बनर्जी और दूसरे समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये कांग्रेस के अस्तित्व का प्रश्न है। आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों, कभी न कभी फिर अगर यही स्थिति रही तो कांग्रेस कमजोर होगी। कांग्रेस को जो है लोकल बॉडीज के चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। उससे कार्यकर्ता सक्रिय होगा और आपके स्थानीय नेतृत्व पैदा होगा, खड़ा होगा। तो ये कांग्रेस की तैयारी। और बाकी सब दल भी, कोई ग्रामीण आधार धरातल वाला पार्टी है तो उसको भी शहरी क्षेत्र में आना चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ेंगे और शहरी क्षेत्र में काम करेंगे तो क्यों नहीं लोग आपसे, मतदाता आपके साथ आएगा, जरूर आएगा। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ जाना है। तो अब ये तैयारियां तो अभी भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा हम तो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। लोकल बॉडीज के चुनाव, निगम के जो है मानेसर के, तो मानेसर निगम बनाए तब से अब पहली बार चुनाव होंगे। तो ये स्थितियां हैं, सरकारें भी ढील देती है। तो विपक्षी दलों को उस तरह से मजबूती के साथ चुनाव में उतरना चाहिए। शर्मा जी, विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है ईवीएम की गड़बड़ी के, ईवीएम हैक किए जाने के, और अभी से शंका में है कांग्रेस की चंडीगढ़ निगम चुनाव में जो हुआ वो हरियाणा के निकाय चुनाव में भी हो सकता है। और अगर उसी तरह से आप लोगों को करना है, तंत्र का चुनाव ही बनाना है, तो फिर कोई तैयारी की भी जरूरत नहीं। अग्रवाल जी कह रहे थे कोई बूथ मैनेजमेंट या तैयारियों की जरूरत आप लोगों को नहीं है। देखो, ये अभी कोमा में है और ये इसलिए उल जलूल बातें कर रहे हैं। ये मैं इनको सलाह दूंगा, ये कोमा से बाहर निकलें और जनता की सेवा करें। इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं और कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा होकर मैं श्राप देता हूं बीजेपी का वोटर राक्षस है, राक्षस है। अरे मेरे भाई, आपको श्राप देने का क्या अधिकार है? ये जनता भगवान का रूप है। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको वोट देगी। आपका श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? आपको जनता को श्राप देने का? सवाल ये है कि आप लोगों ने आरोप है, ये सवाल भी क्या आरोप है कांग्रेस का, विधानसभा में आप लोगों ने गड़बड़ी की तब आप लोग जीते। निकाय चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस डाउट ये कर रही है कि आप लोग यहाँ भी गड़बड़ी करने वाले हैं। जो चंडीगढ़ में हुआ, देखो ये सारे झूठ बोलते हैं। ये चंडीगढ़ वाला तो झूठ नहीं है ना, जो ग्राउंड है इनके आरोप ज्योति जी पहले इनको चुप कराओ। ज्योति जी पहले इनको चुप कराओ। इनको आदत है बोलने की, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 37 सीट कहते कैसे जीत गए। और इनकी जहां इनकी सरकार है वहां तो सब कुछ ठीक है, और जहां इनकी सरकार नहीं आती या चुनाव हार जाते हैं फिर ये सारा ठीक रहा। ईवीएम पे फोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पे, मशीनें खराब थी, ये खराब था, वो खराब था। इनको झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है और इन्होंने झूठ बोलकर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें झूठ बोलकर हथियाई थी। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे थे। इन्होंने जो झूठे गारंटी कार्ड दिए थे, बहनें उनको ले लेके इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जनता में भारी प्रतिशोध था। इनकी ठगी ठोरी नहीं चली अब की बार। इन्होंने जनता को ठगा था झूठ बोल के। इनकी ठगी की दुकान बंद होगी। जनता जाग चुकी है। अब जनता में प्रतिशोध था, जनता ने बदले की भावना थी। इनकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब इनका कभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। 25-30 साल तक इनका कुछ नहीं होने वाला। हालांकि आपकी पार्टी कोमा में है, कोमा में।
दिल्ली चुनाव भी ये होने हैं, कोमा में है, उससे इसलिए पहले उलझुल बातें करते रहते निकाय हैं ये। चुनाव हो रहे हैं। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि इसका शहरी सरकार जो चुनी जाएगी हरियाणा में, जहां जहां इलेक्शन हमारी होंगे, तैयारी पूर्ण है। उसका कहीं ना कहीं दिल्ली, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से लगता है, एक मैसेज तो वहां पर जाएगा और फायदा कहीं ना कहीं, अगर बीजेपी लड़ती है, बीजेपी मजबूत भी शहरी क्षेत्रों में मानी जाती है, तो फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो आप लोग कब तक ये डिसाइड कर लेंगे कि मैदान में आएंगे नहीं आएंगे, या फिर बीजेपी इनका अकेली नेता नजर प्रतिपक्ष आएगी? भी नहीं आया अभी तक कोई मैदान में। ज्योति जी, इनको बोलने की खुली छूट है, ये कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे। किसी को छूट नहीं है। आप बात का जो कही है, जो सवाल पूछा गया आपसे, उसका उत्तर दीजिए। ये जो शब्द बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, हमने झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, तो ये बताओ कि कितनी भैंसें चोरी हुई है आज तक, उनकी कोई एफआईआर कराई इन्होंने? कितने कमरे चोरी हुए, उनकी एफआईआर हुई? कितने मंगलसूत्र चोरी हुए, उनकी कोई एफआईआर हुई? और संविधान बदल देंगे, ये कांग्रेस कह रही थी, ये भाजपा के प्रत्याशी बोल रहे थे। भाजपा के कितने लोकसभा के प्रत्याशियों ने कहा कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। क्या ज्योति जी आपको भी नहीं पता? अरुण गोविल तो इन्हीं के प्रत्याशी थे, उन्होंने बोला। और कितने प्रत्याशियों के नाम गिनवाऊं मैं? अरे संविधान बदल देंगे, ये भी तुम कहते हो और झूठ हमारे ऊपर लगाते हो। ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? चुनाव के परिणाम आने से पहले मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आज तक जवाब नहीं मिला कि वो तैयारियां कौन सी थी जो तुमने पूरी करी थी। और इस चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सभी तैयारियां पूरी। अरे हमारी पार्टी तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, पार्टी अपनी तैयारियां तो करेगी। शर्मा जी, समय कम है अभी। तो करेगी। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ रेणु से। रेणु साहब आप बोलिए अभी। ठीक है अग्रवाल जी, आपकी बात हो गई पूरी, सुनिए अभी। बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति जी, 2014 से 2024 आ गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी और हरियाणा प्रदेश में यदि कोई विपक्ष के रूप में चुनाव में उतरने जा रही है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो अभी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है वो फैक्ट ही नहीं मिलेगा तब तक इनको। और आज प्रवक्ता महोदय ने भी सिद्ध कर दिया कि चुनाव से पहले ही इन्होंने हार मान ली है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई हम चुनाव में हार रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही होगा, गड़बड़ी होगी तो फिर चुनाव लड़ने का फायदा क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे साथी से, और एक बार नहीं पहले भी मैंने कई बार पूछा है अग्रवाल जी क्या कि मेरा जींद जिला है और यहाँ पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। बीजेपी के 2 प्रवक्ता बैठे हैं। जींद जिले के किसी भी बूथ के ऊपर आपकी ज्योति जी चुप कराओ, अपनी आदत है फालतू बोलने की, आपको कितनी डिबेट खराब वोटें करने की मिली? आदत चलिए, है। सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जीत का दावा कर रही, तैयारी का दावा कर रही, दूसरे दलों का क्या कुछ रुख रहने वाला है निकाय चुनाव को लेकर, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।